we are here mainly to discuss the last tips for the exam because this is obvious कि पूरे ईयर आप लोगों ने काफ़ी पढ़ाई होगा और जिसने नहीं भी पढ़ा है तो आपको चांस नहीं है क्योंकि लास्ट मोमेंट है। अब जो करना है हम लोग को इन्हीं कुछ दिनों में करना है। फॉर 10 आई कैन से उनके पास थोड़ा सा टाइम ऑब्वियसली आएगी लेकिन 12 के पास तो काउंटिंग आ रही है राइट, तो उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर पूरे साल नहीं भी पढ़ा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ समवेयर समहाउ वी हैव डिसाइडेड सम लास्ट मिनट टिप्स, दैट इज व्हाई वी आर हियर सो दैट वो लास्ट मिनट टिप्स को फॉलो करके मे बी यू हैव दी गेट दी प्रोबेबिलिटी टू स्कोर बेटर व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि पूरे साल हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन लास्ट मिनट में हम लोग की प्रिपरेशन वीक हो जाती है और जिसकी वजह से वी विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल। तो इट्स बेटर पूरे साल पढ़ो ऑब्वियसली, बट लास्ट मोमेंट में भी हमारा जो एक फैगरिज्म है, जो एक्साइटमेंट है पढ़ाई का, वो वैसे ही रहना चाहिए। ये नहीं कि लास्ट मोमेंट में गैपिंग को देखकर उसको हम लोग मिस आउट कर ले, इंजॉयमेंट में टाइम ज़्यादा बिता दे, तो दिस इज नॉट गुड ऑब्वियसली। ठीक है, एट द सेम टाइम हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, सबसे पहले सवाल, क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लास्ट मिनट टिप्स होता क्या है। तो लास्ट मिनट टिप्स कुछ नहीं है, जस्ट द स्केड्यूल विच दे हैव गिवन यू कि on this day you will be having this exam, on this day you will be having this exam, and the gap they had given you, it is very difficult to understand how to utilize the gap because you don't know how to study in that gap. Suppose on 22nd you have one paper, then you have on 25th, then you have on 38th, then you have on 5th, then you have on 28th. So there are like 5 days gap, 20 days gap, 10 days gap. Student doesn't able to understand how to utilize the gap because it's very difficult to understand that how to utilize the gap because gap is very important. They had given you gap for some specific reason obviously. So you have to utilize the gap. If you fail to utilize the gap then obviously you will not be able to score well because you have wasted a lot of time. That is more important. Because somewhere somehow people feel that we are having 5 days language gapping, so we will do just language on that 5 days. Okay, and after just after language you will be having physics paper, or you will be having maths paper, or you will be having economics paper, or something like that, and you didn't notice about that paper. You just had studied language. So what will happen obviously, you will be getting only 1 day for your this thing, physics or eco or math, whatever. So if you not be able to utilize that particular 1 day, because on 1 day obviously you cannot complete the whole syllabus. Because your syllabus is almost completed obviously, but the revision is more important, and last year revision is important. And the basic thing is that 5 days is not for language, that 5 days is for both the paper. But हमारे दिमाग में क्या होता है कि वो सिर्फ लैंग्वेज के लिए, क्योंकि लैंग्वेज है मतलब लैंग्वेज के लिए 5 दिन का गैप, इको के लिए सिर्फ 1 दिन का गैप। बट वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट वो गैप में हम दोनों पढ़ सकते थे, और अगर दोनों पढ़ते तो मे बी मैं दोनों पेपर बहुत अच्छा होता। लैंग्वेज तो बहुत अच्छा चला गया, लेकिन ऑब्वियसली आने के बाद एग्जाम टाइम में वी डिडंट एबल टू गेट टाइम टू रिवाइज इकोनॉमिक्स फुल और फिजिक्स फुल एंड देन वी लैंड। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली लास्ट मिनट टिप जो अरेंज करते हैं हर साल, दिस टाइम वी आर लेट ऑब्वियसली, बट दिस इज नॉट टू लेट ऑब्वियसली बिकॉज नाउ वी आर हैविंग इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड। इफ वी यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो देन ऑल्सो वी कैन स्कोर बेस्ट। ओके, सो हम लोग लास्ट मिनट टिप इसलिए डिसाइड करते हैं क्योंकि हम लोग बेसिकली उसमें स्टूडेंट्स को गाइड कर सके कि हम लोग को वो पर्टिकुलर स्केड्यूल कैसे यूज करना है। दैट पर्टिकुलर स्केड्यूल इज इम्पॉर्टेंट, कि अगर उस पर्टिकुलर शेड्यूल को नहीं समझा तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 में आई थिंक 11 डेज गया है अकाउंट्स के लिए, 17 डेज। व्हाट द पर्सन शुड डू, दीघा चले जाएंगे, ये हफ्ता मंदारमनी, ये बेजा, गोवा भी जा सकते हैं, वी हैव इनफ टाइम ऑब्वियसली। लोग जाते हैं, दिस इज ऑब्वियस, दिस इज ट्रू, लोग जाते हैं, फैक्ट है लोग जाते हैं, लेकिन अब कब जाना है ये भी इम्पोर्टेंट है। 17 दिन का गैप है तो एंडिंग 7 डेज में नहीं जाना है। इफ यू वांट टू गो तो ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग के 1 वीक के लिए अगर जाना भी है तो यू कैन गो, बट पीपल डजंट गो ऑब्वियसली, फूल्स यूज्ड टू गो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपका एग्जाम भी खत्म हुआ है, अभी भी टाइम है, आप 2 दिन आराम कर सकते हैं, आप रिविजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर जाना भी है तो 2 डेज इनफ है, 2 डेज 3 डेज इनफ है, क्योंकि वो 17 डेज भी कहाँ जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पास टाइम नहीं होगा। फिर लास्ट में होगा अल्लाह ये बाकी है, वो भी बाकी है, ये रह गया, वो रह गया, ये सब रह गया, वो सब रह गया, ट्रायल बैलेंस नहीं आता है, ये नहीं आता है, तो लास्ट मिनट में ऑब्वियसली इट विल हैपन, क्योंकि आखिर के 2 दिन होंगे ना वो आपको एकदम काम रखना है।
बिकॉज मैथ्स एंड अकाउंट्स आर टू पेपर्स जिसमें हम लोग सॉल्विंग करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि लास्ट मिनट में रिविजन के फॉर्म में प्रैक्टिसिंग नहीं होना चाहिए, जस्ट गो थ्रू ऑफ द फॉर्मूलाज होना चाहिए। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही होगा कि हम लोग लास्ट मिनट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लास्ट मिनट में हम लोग सिर्फ गो थ्रू करते हैं। जो गो थ्रू इज इम्पोर्टेंट, आपका प्रैक्टिसिंग इम्पोर्टेंट नहीं होता है, प्रैक्टिसिंग आपका पूरे साल का काम आता है, लास्ट मिनट का काम नहीं आता है। ठीक है, क्लास 10, ठीक है। इंग्लिश 1 में हमारे पेपर में बेसिकली हर एग्जाम से पहले आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम दिया जाएगा, राइट। तो ये 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में हमें क्या करना है, एक दूसरे को देखना है, मुस्कुराना है, हाय हेलो करना है, किसी को याद करना है, पानी पीना है, बिस्किट खाना है, हो गया वरना मैंने यही करना है नहीं। हम लोग को सबसे पहले इन 15 मिनट्स में फॉर क्लास 10 एंड 12 हम दोनों को साइमल्टेनियसली बता रहे हैं, बस टाइमिंग फर्क होगा लेकिन है सेम चीज। फर्स्ट 15 मिनट्स जो आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा, ऑन दैट 15 मिनट्स काइंडली डू कॉम्प्रीहेंशन, मतलब रीड दैट कॉम्प्रीहेंशन, जस्ट रीड इट, कुछ नहीं करना है, जस्ट रीड करना है। बिकॉज इट इज ऑब्वियसली बहुत बड़ी स्टूपिडिटी होगी कि वो 15 मिनट्स में कुछ नहीं करके उसके बाद आप 15 मिनट्स रीड कर रहे हैं, डजंट मेक एनी सेंस। आपको लैंग्वेज में कोई चॉइस तो है नहीं, करना सभी कुछ है, तो आप वो फर्स्ट 15 मिनट्स पहले आप सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन पूरा रीड कर लिए। जैसे they will say you time starts, just start doing comprehension. First word meaning जो भी है, क्वेश्चन आंसर्स, प्रेसिव जो लोगों को पसंद भी नहीं है पर करना पड़ता है, you have to do रफ ड्राफ्ट, फेयर ड्राफ्ट सब बनाना पड़ेगा, तो वो पूरा लेके बेसिकली आपको 30 मिनट्स कंज्यूम हो जाएगा। वो 15 मिनट्स छोड़ के बोल रहे हैं, ट्राई टू कंप्लीट योर कॉम्प्रिहेंशन इन 30 मिनट्स फॉर क्लास 10 एंड 12 के लिए 40 मिनट्स कर सकते हैं। आपके लिए 3 आवर्स बहुत है, इंग्लिश 1 के लिए 3 आवर्स, क्लास 12 के लिए बहुत है, 10 के लिए 2 आवर्स बहुत कम है, 2.5 आवर्स होना चाहिए और बोथ ऑफ देम, ठीक है। बट हम लोग को पता है कि टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, तो फर्स्ट 30 मिनट्स हम लोग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे फॉर क्लास 10, फर्स्ट 45 मिनट्स हम लोग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे फॉर क्लास 12, हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लैंग्वेज में आने, ग्रामर पोर्शन, क्योंकि वो जल्दी जल्दी हो जाता है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, उसमें आराम से मार्क्स मिल जाते हैं। एंड नाउ वी आर हैविंग एमसीक्यूज, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि आंसर लिखने में क्या होता था, हम लोगों ने आंसर लिख दिया हो गया, अभी क्या हो गया, एमसीक्यू हो गया। तो एमसीक्यू के फॉर्म में क्या होता है कि ए नहीं बी करेक्ट है, बी नहीं सी करेक्ट है, सी नहीं डी करेक्ट है, तो जो आपको फर्स्ट शॉट में क्लिक करे उसको टिक कर दो, सेकेंड थॉट देना ही मत, ना सेकेंड थॉट होगा ना गलतियां होंगी, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है ना कि गलत हो गया तो हाफ मार्क्स दे दिया, ऐसा तो नहीं, अगर रॉन्ग तो पूरा रॉन्ग। तो इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट पहले रीड करें, उसके बाद जैसे ही क्लिक करें जो भी आंसर उसको फौरन टिक कर दो। ट्रांसफॉर्मेशन और ज्वाइनिंग में एमसीक्यू होता है बेसिकली हमारा, प्रपोजिशन में तो एमसीक्यू नहीं है, टेंसेस में भी एमसीक्यू नहीं है, तो उसके लिए आई थिंक 10, 12 दोनों के लिए 20 मिनट्स मोर देन इनफ है। 20 मिनट ज्यादा कम लग रहा है तो 25 मिनट्स कर लेते हैं, एंड क्लास 12 के लिए 30 मिनट्स, आधा घंटा बहुत है, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज में एक और प्रॉब्लम होती है, ग्रामर पोर्शन में हम लोग भूल जाते हैं कि हमें टेंसेस वाला पार्ट कैसे करना है। 90% लोगों को लगता है ये सिर्फ पास्ट में ही आता है, और वो खट 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 कॉट डॉट डन सब करते जाते हैं, वेंट और क्या था, डिड, सब पास्ट में ही है, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द पैसेज, पैसेज को रीड करो, समझ में आ जाएगा कि पास्ट में बता रहा है कोई कहानी, या प्रेजेंट कुछ हो रहा है वो बता रहा है, या होने वाला है वो बता रहा है। कभी कभी क्या होता है कंटेंट में, दे यूज टू गिव यू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर एट द सेम टाइम, डायलॉग्स बोलते हैं, तब उसमें भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि पास्ट टेंस डाल देते हैं, तो ये गलती मत करना। बेसिकली पहले पढ़ लो पैसेज को, पढ़ते पढ़ते खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये पास्ट में, क्योंकि वहां तो लिखा रहेगा ना प्रेस, उसमें तो आंसर्स में मतलब लिखा ही रहता है कि पास्ट में बता रहा है या फ्यूचर में बता रहा है, वॉक्ड है या डन है या डिड है या डज है या विल डू है, वो तो उसमें पहले से ही होते हैं काफी सेंटेंसेस। उसको देखते हुए यू जस्ट एनालाइज कि ये हमारा पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है, उसके हिसाब से कर ले, ठीक है। ये हो गया ग्रामर पोर्शन, हेक्टिक खत्म हो गया। अब क्लास 10 किस में जाएगा, लेटर में, नहीं नोटिस में, नोटिस ईमेल नंबर 3, नोटिस और ईमेल दोनों कितने मार्क्स का है, 5-5 मार्क्स, 10 मार्क्स का हो गया टोटल। तो कितना टाइम लगना चाहिए, 10 मिनट, 10 मिनट नहीं लेंगे हम लोग, 15 मिनट ले लेंगे। चलो कितना मिनट हो गया, 50 मिनट, यहाँ पे 60 मिनट, 65 मिनट, ठीक है।
हो गया। उसके बाद आप लोग करेंगे लेटर, चूज कर लो कौन सा करना है, चूज करके इसको भी 10 मिनट्स में खत्म करो। अब जब इन लोग लेटर कर रहे हैं तो आई सी क्लास 12 क्या करेगा, प्रपोजल और रिव्यू। आपका शायद 30 मार्क्स नहीं 25 मार्क्स, तो हाफ एन आवर चाहिए 30 मिनट्स हो गया तुम लोग का प्रपोजल के लिए, क्योंकि इसको भी हम लोग को अच्छे से लिखना है। ठीक है, आपका लेटर हो गया, ईमेल हो गया। अच्छा, लेटर में क्या होता है, पीपल गेट कंफ्यूज कि फॉर्मल करे या इनफॉर्मल करे। तो व्हाट शुड वी डू, बताओ क्या करें? फॉर्मल क्यों प्रेफर किया जाता है? शॉर्ट होता है, टाइम कम कंज्यूम होता है, बस इसलिए फॉर्मल करते हैं, क्योंकि एक तो फॉर्मेट के आपको मार्क्स मिल जाते हैं। आपने जो फॉर्मेट लिखा थोड़ा मार्क्स उसी में मिल जाता है, फिर कंटेंट का आपको बाकी मार्क्स मिल जाते हैं। तो मार्क्स कम कटते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल लेटर, और इन फॉर्मल में मार्क्स ज्यादा कट जाते हैं। इसलिए एडवाइजेबल है कि आप फॉर्मली अटेम्प्ट करें, बट तभी जब आपको फॉर्मेट पता हो। अगर फॉर्मेट नहीं पता है तो गो टू फॉर्मल, अदरवाइज गो फॉर फॉर्मल। फॉर्मल में ही जाना है। अगर आपका फॉर्मेट मैच नहीं हो रहा है या आपको डाउट है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं हो सकता ये फॉर्मेट, याद नहीं आ रहा है फॉर्मेट, तो इनफॉर्मल के लिए चले जाएं फॉरन। इनफॉर्मल के लिए चले जाएं फॉरन, क्योंकि अगर फॉर्मल में आपको गलती हो गई तो आगे जाके उसको टाइम कंज्यूम करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर फॉर्मेट गलत हुआ दे विल गिव यू शॉर्ट आउट 0, वो लोग आपको पूरा मार्क्स के आधा मार्क्स भी मिलेंगे। तो इसलिए फॉर्मल छोड़ देना। अगर फॉर्मेट नहीं पता है तो गो फॉर इनफॉर्म। क्लियर है सबको? अच्छा, लास्ट अब हमारा जो भी टाइम बचा, क्लास 12 के लिए 1 घंटा बचा, या 45 मिनट्स बचा, या 10 के लिए हाफ एन आवर बचा, या 40 मिनट्स बचा, या 20 मिनट्स बचा, वॉट एवर टाइम इज लेफ्ट टू योर एसे काम। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। और प्लीज, इट्स माई पर्सनल एडवाइस, डोंट क्रॉस चेक योर पेपर। If you are going to cross check your paper, then it will be unable for you to solve further. बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस चेक में क्या होगा कि हमने ए क्यू किया, बी टिक करना चाहिए था, बी क्यू किया, सी टिक करना चाहिए था। आप कर चुके, आपको जो करना था, इट्स ऑलरेडी डन। जस्ट डू योर एसे काम विदाउट एनी डिस्कशन। अच्छा, अब एसे में भी एक पॉइंट आउट आता है कि हम कौन सा टाइप का एसे अटेम्प्ट करें, पिक्चर रिव्यू करें, या हम आर्गुमेंटिव करें, या हम स्टोरी राइटिंग करें। बहुत सारे पॉइंट होते हैं जहां पे हम लोग वीक आउट हो जाते हैं। तो एडवाइजेबल ये होता है कि आप आर्गुमेंटिव को स्किप ही कर दे तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप फॉर्म में लिख रहे हैं, हो सकता है एग्जामिनर अगेंस्ट में लिख रहा हूँ, आपके मार्क्स वहां कट जाएंगे। आप अगर अगेंस्ट में लिख रहे हो, एग्जामिनर फॉर्म में लिख रहे हो, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ऐसी बहुत सी चीजें होती है। आपको नहीं मालूम कि टीचर कहाँ सा पेपर चेक कर रहा है, क्योंकि हमारे स्कूल वाले चेक करते नहीं है, बाहर जाता है। तो who will be the checker, we don't know. तो it's better कि avoid argumentation. Picture भी avoided, because reality उस picture में क्या है, we cannot identify, we are not a painter. Story backup option. फिर जो normal ऐसे होता है उसको अटेम्प्ट करना ज्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। ऐसे राइटिंग का भी एक तरीका होता है, 10 एंड 12 दोनों के लिए बता रहे हैं। एक तो पहले इंट्रोडक्शन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी में पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे 4-5 लाइन का, उसके बाद बॉडी 2-3 पैरा की छोटे छोटे लाइंस की, फिर कंक्लूजन लास्ट। और ऐसा कुछ नहीं है कि साइज देख के मार्क्स मिलता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर ऐसे हमने 2 पेज में लिखा तो उनको फुल मिल जाएगा। कोई बोलते हैं ऐसे 3 पेज में लिखा हमको फुल मिल जाएगा। पर अगर उसमें से तुमने कुछ भी लिखा हो, बट अगर तुम्हारे पास वो सारी चीजें नहीं है, पॉइंट्स नहीं है एग्जामिनर को जो चाहिए, तो आपको 0 भी मिलता है। आपने 4 पेज लिखा हो, 6 पेज लिखा हो, आपने 2 पेज लिखा है लेकिन इंपॉर्टेंट नोट उसमें लिखे हैं, तो आपको हो सकता है फुल भी मिल जाए, बट फुल मिलता नहीं है। मार्क्स कटते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, बहुत सी एरर्स होते हैं, तो वो लोग मार्क्स काट देते हैं। बट इसलिए सजेस्टिव यही होता है कि पहले इंट्रो इतना अच्छा बनाओ, कंक्लूजन अच्छा बनाओ, बॉडी 3 पैरा में करो, उसको थोड़ी बहुत गलती भी होगी तो दे विल इग्नोर इट, बट इंट्रो और कंक्लूजन सॉलिड होना चाहिए। अगर इंट्रो और कंक्लूजन अच्छा नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉडी हर कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर कोई पढ़ता है। तो क्योंकि क्या होता है कि बीच में लिखते लिखते ना हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अब और नहीं लिखना है, बोर हो रहे, टाइम नहीं कटता, तो 1 पैरा और बढ़ा के कंक्लूजन आराम से कामली अच्छे तरीके से लिख लो, ताकि यू विल गेट फुल मार्क्स।
एंड इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस फॉर्मेट देन ऑब्वियसली मार्क्स कटने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी और टाइम से पहले पेपर खत्म हो जाएगा, ये याद रखना। अच्छा, अब हम हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में भी 10-12 का सेम प्रोसीजर है। सबसे जो इंग्लिश का है वही हिंदी का है, बस प्रॉब्लम क्या है कि हिंदी में हमारा लिटरेचर पार्ट भी आ जाता है, इंग्लिश में हमारा लिटरेचर पार्ट नहीं आता है, लिटरेचर पार्ट इज डिफरेंट। तो उस केस में क्या करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट अगेन भाई हम लोग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे सबसे पहले, 10 हो या 12 बता दे रहे, कॉम्प्रिहेंशन पहले हम लोग करेंगे 15 मिनट, उसके बाद हाफ एन आवर पूरा कॉम्प्रिहेंशन के लिए रहेंगे। उसमें जो भी है कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन, उसमें पैसे नहीं होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, छोटे मोटे ग्रामर्स होते हैं, वो पूरा हाफ एन आवर 45 मिनट्स भी नहीं, हाफ एन आवर बल्कि उसमें खत्म कर देना, ठीक है। फिर 10 मिनट्स हार्डली लेना फॉर लेटर, उससे ज्यादा नहीं। फिर गो फॉर लिटरेचर पार्ट। तो हम लोग का 40 मिनट्स यहाँ कंज्यूम हो गया ना, कितना मिनट्स कंज्यूम हुआ, 40 मिनट्स कंज्यूम हुआ। अभी हमारा कितना बाकी है, 3 घंटे के हिसाब से 180 मिनट्स होता है ना, 180 मिनट्स, 40 मिनट्स वी हैड कंज्यूम, नाउ वी हैव 140 मिनट्स। तो मेरा बचा क्या है, ग्रामर में खाली ऐसे ही तो बचा है, 20 मिनट्स आर मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। तो ऐसे करना है इन द एंड में, स्टार्टिंग में नहीं करना है। 20 मिनट आखिर का ऐसे के लिए छोड़ दो, 20 भी नहीं 15 मिनट्स भी है, पर 20 मिनट हम बैकअप के लिए रख रहे हैं ताकि अगर लिटरेचर में टाइम लग गया तो मेरे हाथ में टाइम होना चाहिए। मतलब हमें लिटरेचर पार्ट के लिए सिर्फ 120 मिनट्स मिले। टोटल कितने क्वेश्चन करना है हिंदी में, बस 4। तो 4 को 120 से डिवाइड करें तो पर क्वेश्चन कितना मिनट्स हुआ, 30 मिनट्स। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो मतलब हम लोग का आई थिंक 120 की जगह 100 मिनट्स या 90 मिनट्स में अपना लिटरेचर पार्ट आराम से हो जाएगा बेसिकली। तो हम लोग कॉम्प्रिहेंशन में 45 मिनट्स ले सकते हैं। देखा, इसीलिए बोलते हैं टाइमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। कैलकुलेशन करने से पता चला ना कि 30 की जगह का 45 मिनट्स हम कॉम्प्रिहेंशन में ले लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में ले लेते हैं 45 मिनट्स। उसमें ग्रामर आ ही गया मेरा बेसिकली। 10 मिनट्स हम अपना ले लेते हैं लेटर और 20 मिनट्स ले लेते हैं हम ऐसे। कितना हो गया, 30, 75 मिनट्स। अब करो 180 से माइनस 105 में 100 मिनट्स पकड़ के चलो। 100 मिनट्स आर मोर देन इनफ फॉर लिटरेचर, 25 मिनट्स पर क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, पेपर टाइम पे कंप्लीट। क्योंकि हिंदी पेपर भी आपको लग रहा होगा बेसिकली कि बहुत इजी आता है, हम लोगों का कभी छूटा नहीं है तो छूटेगा भी नहीं, पर ऐसा जरूरी नहीं। आपको बता दें कि हिंदी पेपर भी छूटता है, बोर्ड्स में सबका पेपर छूटता है, क्योंकि बोर्ड्स में होती नर्वसनेस और हो जाती है टेंशन। टेंशन में आदमी पेपर छोड़ के आ जाता है, क्योंकि एक तो नए फेसेस, ऊपर से क्या लिखना है नहीं लिखना है कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर का टाइप भी अलग होता है, बहुत कॉशियस होके लिखना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में तो 5-10 मिनट आपके ऐसे ही चले जाएंगे। तो हम तो बताए लैंग्वेज में फर्स्ट 15 मिनट्स कॉम्प्रिहेंशन रीड कर लेंगे, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन हम लोग रीड कर लेंगे। तो आपको फर्स्ट जो हम लोग का है टाइम पीरियड, फर्स्ट पेपर ही सबका लैंग्वेज है। 12 के लिए बोर्ड फेमिलियर है, 10 के लिए बिल्कुल नहीं है, एकदम नया सिनेरियो होगा। लेकिन 12 के लिए भी वो सिनेरियो नया बन जाता है, क्योंकि 2 साल पहले इन्होंने बोर्ड दिया था और शायद कोविड दिया था, हाँ, तो और भी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। तो इस केस में क्या करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो समझ लो, 15 मिनट्स कॉम्प्रिहेंशन भी जरूर करना है, लेकिन याद रखना पहला पेपर में नर्वसनेस होती है, लोग रोते भी हैं, हम रोते हैं। टेंशन में समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कहाँ करें, कैसे करें, नए फेसेस, नया फॉर्मेट, नए लोग, नया पूरा एनवायरनमेंट होता है, अजीब सा गेटअप होता है। मतलब 10 मिनट तो खाली समझने में चला जाता है कि हम यहाँ हैं क्यों, सीरियसली। तो हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन रीड ना हो पाए, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, हमारे पास आधा घंटा है ऐसे के लिए, दैट इज मोर देन इनफ। तो अगर हम टाइम 15 मिनट खत्म होने के बाद भी अगर कॉम्प्रिहेंशन रीड करते हैं तो भी मेरे पास टाइम है, लेकिन हमें एकदम कामली जाना है, टेंशन नहीं लेना है और प्रॉपर तरीके से 15 मिनट्स को यूटिलाइज करना है। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर एग्जाम से पहले जो फर्स्ट 15 मिनट्स मिलता है, एक्चुअली में क्या होता है कि शुरू के 10 मिनट चले जाते हैं पेपर फिलिंग, क्योंकि आपको अपनी डेटा बहुत अच्छे से लिखना है। रोल नंबर जरा सा भी एक डिजिट इधर से उधर हुआ, पेपर आपका कहाँ जाएगा आपको नहीं मालूम। वो नर्वसनेस होती है, कितना कुछ लिखा लेकिन मेरा रोल नंबर गलत हो गया, पेपर कैंसिल हो गया।
तो स्टार्टिंग के 2-3 पेपर में तो 10 मिनट लगेगा ये सब करने में, लेकिन उसके बाद हम लोग को आदत हो जाएगी तो 2 मिनट में ये काम हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट 3 पेपर में हो सकता है फर्स्ट 15 मिनट यही सब करने में चला जाए। तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो हम लोग 15 मिनट्स टाइम अप होने के बाद भी रीड कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन, और वो 15 मिनट्स वेस्ट मत करना। अगर पेपर फिलिंग भी करना है तो प्रॉपर तरीके से करना ताकि रोल नंबर गलत ना हो। लिख के 3 बार चेक कर लेना कि सही लिखा है, और एग्जाम जब खत्म हो जाए तुम्हारा आखिर के 2 मिनट भी चेक करके ही पेपर सबमिट करना। बिना चेक किए सबमिट मत करना, वो सैले तुम्हारा पेपर नहीं लेने वाले, वो पेपर लेते हुए आपके पास आएंगे। तो जब तक वो पेपर ले रहे होंगे आप अपना क्रॉस चेक कर लिए। आप तो रोल नंबर चेक कर सकते, आंसर नहीं लिख सकते, रोल नंबर चेक कर सकते। और एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग स्मार्ट बनते हैं, पेपर लेते हुए तो आएंगे मैम बाकी ये लिख ले फटाफट। अगर किसी एग्जामिनर ने देख लिया ना तो वो पेपर आपका छीन लेंगे, पेपर कैंसिल। अब हो सकता है अगले 2-3 एग्जाम भी देना ना आए। तो ये स्मार्टनेस मत दिखाना। टाइम अप मतलब टाइम, पेन उस तुम्हारे हाथ में दिखना नहीं चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अपनी स्टेशनरी, अपना कैलकुलेटर, अपने पार्ट्स पर्सनली रखना। ये नहीं कि जाके ब्लैक पेन दे दो, ब्लू पेन दे दो, रेड पेन दे दो, ये सब मत करना। और पेपर अगर ब्लैक से लिखना है तो पूरा ब्लैक से, बीच में ब्लू मत घुसाना। और ब्लू से लिखना है तो पूरा ब्लू से, बीच में ब्लैक मत घुसाना। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेफरेबल चीज ये होती है कि गो फॉर द ब्लैक पेन ओनली। एडवाइजेबल यही होती है, गो फॉर द ब्लैक पेन, डोंट गो फॉर द ब्लू पेन। ब्लैक पेन एक्सेप्टेबल होता है हर कोर्स में। तो 4-5 ब्लैक पेन खरीद लो और उसको पहले घर में 3-4 बार यूज कर लो ताकि उस टाइम लिखने में प्रॉब्लम नहीं। और शेयरिंग केयरिंग का हिसाब एग्जाम में नहीं होता है, एग्जाम में एक दूसरे को हम लोग नहीं चाहते। और एक एडवाइस होती है जो बहुत कम लोग देते हैं, अपने टेबल पे कभी पानी की बोतल मत रखना, बिकॉज यू विल बी सो नर्वस कि खुदा न खास्ता अगर वो बोतल गिर गई ना, समझ लो फिर क्या होगा। I'm going to discuss class 12 schedule. That is also important for us because हम लोग के बेचारों के एग्जाम काफी जल्दी है मंडे से, राइट। तो नर्वसनेस लेवल भी काफी ज्यादा हाई है, ठीक है कोई बात नहीं। 12th को यू विल बी हैविंग इंग्लिश 1, राइट। तो हमारे पास बेसिकली आज का दिन तो खत्म हो गया, कल ही का दिन बचा है हमारे पास। तो हम लोग के पास कल का दिन है, तो कल दिन भर क्या करेंगे? सिर्फ लैंग्वेज नहीं, हम लोग लैंग्वेज भी करेंगे। हम लोग 11th को, 12th को, 13th को, 14th को, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉमर्स कब है? 15 को, राइट। तो और 12th को इंग्लिश 1 है और इंग्लिश 2 कब है? 12 को, 13 को, मतलब बैक टू बैक है बेसिकली। तो ये 11, 12, 13 हम लोग यूटिलाइज करेंगे इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 करके, ठीक है। इंग्लिश 1 तो अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे क्योंकि इंग्लिश 1 तो प्रैक्टिस करना ही करना है, उसको छोड़ नहीं सकते। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन हम लोग कल इंग्लिश 1 ही प्रैक्टिस करेंगे, नहीं। हम लोग क्या करेंगे? इंग्लिश 1 प्लस इंग्लिश 2 करते रहेंगे। जैसे इंग्लिश 1 का 2 पेपर किया, उसके बाद हम लोगों ने टेम्पेस्ट पढ़ लिया थोड़ा सा, फिर इंग्लिश 1 का 2 पेपर किया, फिर स्टोरी पढ़ी, फिर इंग्लिश 1 का 2 पेपर किया, फिर पोयम पढ़ ली, हो गया। मंडे को हम लोग इंग्लिश 1 दे ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खत्म हो गया। अब उसके बाद पूरा दिन हमारे पास है, पूरा दिन हमारा पे जो लेफ्ट ओवर लिटरेचर है वो कर लेंगे, बेसिकली शाम ही हो गई। बट तुम्हारा ट्यूसडे यू आर गेटिंग द फुल मॉर्निंग, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि 12th के टाइमिंग ऐसे होते हैं कि इट्स अप्रोप्रिएट टाइमिंग, तो आपको पूरा मॉर्निंग मिल जाता है। इवनिंग भले ही नहीं मिलता हो तो पूरा मॉर्निंग मिल जाता है। और एट द सेम टाइम द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, प्लीज स्लीप फॉर एटलीस्ट 1 आवर। इट्स एडवाइजेबल फॉर एवरीवन, क्योंकि क्लास 10 का भले ही मॉर्निंग शेड्यूल है 11 से 1 है ना, फिर भी आपको आके 2 घंटा 1 घंटा सोना ही है, नो मैटर नेक्स्ट डे आपका पीओबी पेपर, क्योंकि इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्लीप यू आर नॉट गोइंग टू रजिस्ट योर एनर्जी, तो आपका अगला पेपर भी खराब हो जाएगा। गोज फॉर बोथ 10 and 12, आपको सोना मस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि 15 को हमारा कॉमर्स है, राइट। तो 13, 14 2 दिन में कॉमर्स कैसे खत्म हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली। 13 तो शायद काउंट ही नहीं करें, 14 ही काउंट करो, क्योंकि 13 को तो इवनिंग में आ ही रहे हम लोग एग्जाम देके, तो ठीक है कोई बात नहीं है। इफ यू गेट सम टाइम गो फॉर कॉमर्स ऑन संडे ऑल्सो टुमारो, एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स, क्योंकि इंग्लिश 2 अगर नहीं भी करते कल सपोज कर लो तो कोई बात नहीं है, तो इंग्लिश 2 आपका जो है वो शुरू से पढ़ा हुआ है,
इंग्लिश टू लास्ट मिनट में आपको खाली देखकर जाना है, कोई बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं पढ़नी है, सॉल्विंग आप कर चुके हो तो आप उसको छोड़ के यू कैन गो फॉर कॉमर्स एंड लैंग्वेज ऑन टुमारो, एडवाइजेबल ये। मंडे को तो नो मैटर आपको लिटरेचर ही करना है, ट्यूसडे मॉर्निंग में लिटरेचर करना है, ट्यूसडे इवनिंग से थर्सडे मॉर्निंग तक आपको कॉमर्स करना है। कॉमर्स का एडवाइजेबल लास्ट 5 ईयर अच्छे से कर ले तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन कभी कभी क्लैश भी हो जाते हैं, तो इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हमारा कॉमर्स हो गया ऑन 14, 15। अच्छा, अब 15 to 17 हम लोग मैथ्स करेंगे। क्यों मैथ्स कब है अपना 20 को, तो 15 to 17 क्यों करेंगे, 18, 19 क्या करेंगे नहीं, 15 to 17 हम लोग मैथ्स सॉल्व करेंगे और 18, 19 हम लोग जस्ट गो थ्रू करेंगे, हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट मिनट में सॉल्विंग नहीं होती है, लास्ट मिनट में जस्ट पेपर को गो थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा हमारा क्या हो गया, मैथ्स हो गया। अच्छा, मैथ्स के साथ साथ बहुत सारे लोगों को इको करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद इको है, तो मैथ्स विद इको दोनों करेंगे हम लोग इस डेट्स में, मैथ्स और इको दोनों करेंगे। उसके बाद जिनका इको नहीं है उनका केमिस्ट्री है, वो लोग केमिस्ट्री करेंगे बेसिकली, केमिस्ट्री उनको पढ़ना है, आप लोग को इको पढ़ना है, मैथ्स दोनों को करना है, इको वालों को भी और केमिस्ट्री वालों को भी। अच्छा, मैथ्स में ये कि ऑब्वियसली पूरा दिन तो हम लोग मैथ्स नहीं कर रहे हैं, एग्जॉस्टिव हो जाएगा, तो मैथ्स कर लो 2 घंटा 3 घंटा वॉट एवर, 2 घंटा इको पढ़ लो, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिर अगेन 3 घंटा मैथ्स कर लिया, 2 घंटा इको और केमिस्ट्री पढ़ लिया। इससे क्या होगा कि बर्डन भी हाई नहीं होगा और दोनों पेपर साइमल्टेनियसली अपने प्रिपेयर होते जाएंगे, क्योंकि एक चीज वैसे भी पूरा दिन यू कैन नॉट डू, कोई भी सिलेबस में ईच एंड एवरी वन ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड, 10 हो या 12 हो या कोई भी बोर्ड्स हो, एक ही पेपर दिन भर नहीं करना है। आपका नेक्स्ट डे अगर वो पेपर है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर गैपिंग है तो प्लीज मेक अ थिंक कि आपको उसके साथ दूसरा पेपर भी कॉम्बाइनिंग करके करना है, क्योंकि एक ही पेपर अगर आप पूरा दिन प्रिपेयर करोगे यू योरसेल्फ फील एग्जॉस्टेड एंड देन यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट वेल, ये होता ही और होगा। तो इट्स एडवाइजेबल कि प्लीज आप वो पेपर को साइमल्टेनियसली 2 को साथ में लेके चलो, तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, उसके बाद मैथ्स हो गया हमारा 28 को। ठीक है, जस्ट उसके बाद 23 को इको है और 26 को इन लोगों का केमिस्ट्री है। मतलब केमिस्ट्री के लिए इनको टाइम मिल रहा है 6 दिन, तो अगर चाहे तो केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट सिलेबस इज वेरी वास्ट, तो करना बेटर है। फिर वही चीज कि दिन भर एक सब्जेक्ट नहीं कर सकते, एंड इको हमारा खत्म हो जाएगा। इको के बाद फिर इन लोग का बीएसटी है, बहुत सारे लोगों का बीएसटी है, तो वो लोग बीएसटी करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और जिनका इको है वो इको बीएसटी साथ में करेंगे, सिर्फ इको नहीं करेंगे। मतलब पेयरिंग देखो, पेयरिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि पेयरिंग अगर नहीं कराएंगे तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपका बीएसटी नहीं है लेकिन नॉन मैथ्स वालों का बीएसटी होगा, तो वो दिन भर बीएसटी और इको करेंगे, वो मैथ्स क्यों करेंगे। और किसी किसी का मैथ्स और बीएसटी भी है, दोनों ही है बहुत सारे स्कूल में, तो वो लोग मैथ्स और बीएसटी और इको साथ में करेंगे, पैरेलल वाइज कैसे किसको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा इको हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बीएसटी हो गया, उसके बाद हमारा हिंदी है 1 मार्च। ठीक है, तो जिनका हिंदी नहीं है उनके लिए तो वेल एंड गुड, और जिनका हिंदी है तो वो क्या करेंगे, बेसिकली इको वालों के लिए भी हिंदी है, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे केमिस्ट्री वालों के लिए भी हिंदी है, तो वो इको के साथ हिंदी भी करेंगे और इन लोग केमिस्ट्री के साथ हिंदी भी करेंगे। हिंदी का भी ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, लिटरेचर उसका है, पूरा पार्ट स्टोरी है, पोयम है, प्ले है, तो भाई पार्ट बाय पार्ट, एक दिन स्टोरी कर लिए, एक दिन पोयम कर लिया, एक दिन प्ले कर लिया, खत्म हो गया, क्योंकि गैप नहीं। बीएसटी के ठीक 1 दिन बाद आपका हिंदी है, तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, बीएसटी भी हो गया, हिंदी भी हो गया। अब उसके बाद इन लोग का फिजिक्स है, जस्ट 2 डेज आफ्टर, 2/3 छोड़कर 4th को इन लोग का फिजिक्स है। तो उन लोग क्या करेंगे, बेसिकली उन लोग आपका हिंदी और फिजिक्स साथ में पढ़ेंगे। फिजिक्स सिलेबस इज ह्यूज, और देखा केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स 100% होगा। बायो में चॉइसेस रहती है कि बायो होगा या इको होगा, तो बायो तो है ही, हाँ, या कंप्यूटर होगा बेसिकली, तो उनके पास ऑप्शन है कि कंप्यूटर भी बाद में, बायो भी बाद में, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब बैक टू बैक है, और बीच में आपका हिंदी घुसा हो रहा है, तो हिंदी के साथ ये दोनों करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी इज काम सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा हेक्टिक सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा इन लोग का आपका मतलब 11 मार्च को वी विल बी हैविंग अकाउंट्स। तो अकाउंट्स मतलब हम लोग को अकाउंट्स के लिए कितना दिन का गैप मिला, जो जिसने हिंदी ने वो 13-14 दिन से हिंदी है उसका
हाँ, तो उस हिसाब से हिंदी है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका हिंदी नहीं है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 17 दिन जिनका हिंदी नहीं है उनको उसको कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे आ जाता है कि कॉमर्स वालों का ये जो 17 दिन है बहुत लाइवली मोमेंट होगा, जिनको इन लोग ये सोचेंगे कि हमारा एग्जाम खत्म हो गया, अब हम छुट्टी में चले जाए, एवरीथिंग इज फिनिश नाउ। ऐसा नहीं है। शुरू के 2 दिन आई विल एडवाइस यू बुक्स मत खोलो, बुक्स रख दो उठा के, समझ लो वाकई में एग्जाम खत्म हो गया। क्योंकि फर्स्ट 2 days इज नॉट मेंट टू स्टडी, बिकॉज आप पिछले 10-12 दिन इतना प्रेशर ले चुके हो कि ये 2 दिन आपको दिए गए हैं कि आप एंजॉय कर लो। अब तुम घर में बैठ के एंजॉय करना चाहते हो घर पे करो, बाहर जाना चाहते हो बाहर चले जाओ, पर बाहर जाने का डिमेरिट ये है थकान हो जाएगी, अगले 2 दिन और चाहिए फिर आराम करने के लिए। तो ऐसे सोचते जाएंगे तो 17 का दिन 4 दिन बचेगा काम। तो बेसिकली फर्स्ट 2 to 3 days थोड़ा लेजर मोमेंट ले लो, बुक्स को छूना भी मत। उसके बाद स्टार्ट डूइंग द अकाउंट स्लोली। इतना भी नहीं कि प्रेशर बहुत हाई कर ले एकदम स्टार्टिंग से ही, ऐसा नहीं। चैप्टर वाइज पिक करो, पहले उस चैप्टर की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, टेंडर ऑफ कोर्स, उसके बाद ईयरली पेपर्स या आपके जो भी फ्रैंक पेपर्स हैं वो करो, उसके साथ साथ थ्योरी भी पढ़ते जाओ, क्योंकि थ्योरी भी हमारा आता है। हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करना है, और इतने चैप्टर हैं कि ये 15 दिन में आपको कम पड़ेंगे। और लास्ट का 1 दिन पहले एकदम प्रेशर मत लो, छोड़ दो काम, करना ही नहीं है, एकदम ब्लैंक हो जाओ, जैसे हमको आता ही नहीं है, छूना ही नहीं है वो। थोड़ा बहुत गो थ्रू करना है तो निकाल के 2-3 घंटा पढ़ लो, छोड़ दो। फिर जिस दिन पेपर है उस दिन अर्ली मॉर्निंग उठो 6-7 बजे, तब से लेके 12 बजे तक अपना 11 बजे जो भी आपका निकलने का टाइम है कंटिन्यूसली एक बार जितना किया उसको देख लो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना सम, तो आपको बहुत सारी गलतियां पता चलेगी जो पूरे साल पता नहीं चलेगी। उसको एक नोट में कॉपी डाउन कर लो, हो गया। अब जब वो सुबह हम लोग पढ़ रहे हैं उस दिन सुबह को वो खाली गलतियों को देखते हो, पूरा सिलेबस देख के नहीं जाना, वो पूरा सिलेबस हम यहाँ 15 दिन देख चुके हैं। तो उस दिन के लिए क्या रखना है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 10th के तो कोई मसला ही नहीं है, उनको तो रात भर पढ़ना है, सुबह जाना है। लेकिन 12th के लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सुबह मॉर्निंग में क्या पढ़े, अब कल जो पढ़ लिया वो दोबारा पढ़े तो आगे वाला नहीं पढ़ पाएंगे, और कल जो पढ़ लिया वो नहीं पढ़े तो वो भूल जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता। उसके लिए एडवाइसेबल ये होता है कि जो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके टफ हो गए हैं, जो आपको नहीं आ रहे, बार बार भूल जा रहे हो, उसका नोट्स बना लें और मॉर्निंग में सिर्फ वही पढ़े। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं, फजर तक 6 बजे तक पढ़ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं और तैयार होकर चले जा रहे हैं। ये भी गलत है। आपको एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 बजे तक सो जाओ, 7-8 बजे तक उठो और फिर पढ़ो। और आपके पास इतना गैप है कि अगर आप 6 घंटा हर एग्जाम में नहीं सो रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर लो, कोई भी 10 हो या 12, स्पेशली 10, क्योंकि आपके पास तो गैप ही गैप है। 12 के पास तो बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट 10 डेज तो कोई गैप नहीं है। तो 4 घंटा सोना समझ में आता है, लेकिन अकाउंट्स वाले दिन भी 4 घंटा सोना समझ में नहीं आता, क्योंकि आपका जब मैथ्स हो जा रहा है उसके बाद साइंस वालों के लिए भी अच्छा खासा गैप है, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए भी गैप है, अकाउंट्स वालों के लिए भी गैप है हर पेपर के लिए। तो आपके लिए 6 घंटा सोना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप नहीं सो रहे हो तो यू आर लूजिंग योर प्रेशियस टाइम, क्योंकि सोगे नहीं तो दिमाग नहीं चलेगा। मैथ्स हो या अकाउंट्स हो, आपका प्रेशर बहुत हाई रहेगा। तो इट्स बेटर कि आप उसको कंपैटिबिलिटी सब चीज़ को हैंडल करो ताकि वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस विद योर स्केड्यूल क्लास 10। आपके पास काफ़ी टाइम है, बहुत ही ज़्यादा टाइम है देखा जाए तो। टुडे इज 10, टुमारो इज 11, हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? 10। कैसे डिवाइड करेंगे? By 2? By 2 नहीं नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पेपर अपने किस दिन क्या क्या है, तो उस हिसाब से समझने में सबको आसान है। ठीक है, 21st और 23rd, पहले ये 2 पेपर को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा इंग्लिश 1 है, फिर इंग्लिश 2 है, फिर 26 और 28 हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये ऐसे पेपर है जो साइंस स्ट्रीम हो या कॉमर्स स्ट्रीम हो या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम हो, तीनों के सेम है। अब इसके बाद असल कहानी शुरू होगी कि किसका किसमें कितना गैप है। इको वालों के साथ अच्छा किया है या ह्यूमैनिटीज वालों के साथ अच्छा किया है या साइंस वालों के साथ अच्छा किया है, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन पहले तो असल पिक्चर है, इसको डिस्कस कर लें, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट।
ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास 10 डेज है बेसिकली, तो 10 डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसमें सारे सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली पढ़ने हैं, तो वो 10 डेज का सिनेरियो नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि वो हमारे पर्सनल हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से सबका अलग अलग ट्यूशन्स होते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से अपने टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे कौन किस दिन क्या ले रहा है नहीं ले रहा है। लेकिन अब जो मेन चीज़ तो तुम लोग की बोर्ड्स की प्रिपरेशन जो स्टार्ट होगी वो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे 18 से। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब इन डेट्स में क्या करना है पहले ये समझ लो, ठीक है। अच्छा, हमारा 21 को इंग्लिश 1 हो जाएगा, काम खत्म। तो हम लोग 18 से लेके 20 तक इंग्लिश 1 तो करेंगे ही करेंगे, पेपर प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे क्योंकि उसको छोड़ नहीं सकते। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और टैगलाइन, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके साथ अब क्या क्या पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश 2 में भी बहुत ज़्यादा नहीं है पढ़ने के लिए। ये मत सोचना कि इंग्लिश 2 में बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए तो हम लोग ये तीनों दिन इंग्लिश 2 भी पढ़ेंगे, ऑब्वियसली नहीं। इंग्लिश 2 सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश 1 तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि इंग्लिश 1 प्रैक्टिस करना है। तो यू कैन टेक आउट द टाइम लाइक 2 आवर्स इंग्लिश 1 करेंगे, फिर 2 घंटा कोई और सब्जेक्ट करेंगे, फिर इंग्लिश 1 का पेपर प्रैक्टिस करेंगे। दिन भर पे मेक अ क्राइटेरिया कि हमको इस पूरे 3 दिन में 15 पेपर प्रैक्टिस करना है, मतलब 5 पेपर पर डे। मोर देन इनफ है। 5 पेपर के लिए कितना देर लगेगा? मुश्किल से 2 घंटा, चलो और मान लेते हैं 3 घंटा, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हम लोग। ऐसे के लिए बस रीड आउट करके जाना, हमने पहले ही बता दिया है। ऐसे प्रैक्टिस नहीं करा जाता है, ऐसे प्रैक्टिस करने से ज़्यादा रीड की जाती है। कॉम्पोजिशन तभी अच्छा होगा जब आप रीड करिएगा, तब आपको अपनी गलतियाँ पता चलेंगी। राइटिंग तभी अच्छा होगा जब आपको रीड करना आता हो, तभी तो ग्रामेटिकल मिस्टेक कम से कम होगी। तो आपका पेपर 3 घंटे में 5 पेपर हो जाएगा। तो 3 घंटा 24 आवर्स में 3 घंटा गया हमारा इंग्लिश 1 के लिए, 6 घंटा आप सो रहे, 9 आवर्स फिनिश। हाउ मेनी आवर्स आर लेफ्ट? 15 आवर्स आर लेफ्ट। 15 आवर्स आर लेफ्ट, मोर देन इनफ। अब इसमें क्या करेंगे ये देखो, 18 को हम लोग एक दिन पोएम कर लेंगे, एक दिन स्टोरी कर लेंगे और एक दिन जूलियस सीजर सॉरी हम लोग का वो है ना मर्चेंट ऑफ वेनिस कर लेंगे, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस कर लेंगे, तीनों थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। पूरा नहीं करना है तो थोड़ा थोड़ा कर लो, बट आई विल एडवाइस यू कि आप ये क्राइटेरिया बनाइए कि 18 को हमारे पास 15 आवर्स है पूरे दिन में। 2 घंटा अगर हम पर डे निकाले भी, या 3 घंटा सपोज करो निकाले, 3 घंटा ही निकालते हैं, तो 3 घंटा स्टोरी, 3 घंटा पोएम, 3 घंटा एमओवी। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा? कंपैटिबिलिटी बताओ प्लीज, किसकी कैसी क्या है, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा आराम से। हर एक प्ले भी पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा 3 घंटा। 12 आवर्स अभी भी हमारे पास है, तो अब वो 12 आवर्स में क्या करेंगे? तो हम लोग 12 आवर्स में एक दिन हिस्ट्री करेंगे 3 आवर्स, एक दिन ज्योग्राफी करेंगे, फिर एक दिन हिस्ट्री करेंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में टाइम नहीं है। 23rd को इंग्लिश 2 है, फिर 23rd को भूल दो, एग्जाम देके आओगे तो हम लोग अजब ही रहते हैं उस दिन, आज नहीं पढ़े। मैं फ्राइडे का डे सैटरडे से तो 24, 25 आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी छू नहीं सकते, ज्योग्राफी के लिए सिर्फ एक दिन मिल रहा है। तो ये समझो कि इससे पहले जो ये टाइम है ना 25 तक नहीं, 25 तक भी नहीं, 23 तक, इसमें ही हम लोग को हिस्ट्री ज्योग्राफी भी वाइंड अप करना, पेपर सॉल्व से लेकर रिवीजन तक। क्योंकि इस ड्यूरेशन में हम लोग पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग अपना सिलेबस रिवाइज करेंगे। तो हमने बोला ना 12 आवर्स हमारे पास है, तो हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 3 आवर्स हिस्ट्री, 3 आवर्स ज्योग्राफी, तीनों दिन। तो एक दिन हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं करेंगे। करना है कैसे होना टाइम यूटिलाइज, मतलब बेसिकली अगर आप लोग उसका समरी बनाए तो 3 आवर हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश 1, 3 आवर कर रहे हैं इंग्लिश 2, 3 आवर कर रहे हैं हम लोग हिस्ट्री, 3 आवर कर रहे हैं ज्योग्राफी। कितने हुए? 12 आवर्स हुए। 12 आवर्स अभी भी आपके पास है। 12 में हम लोग 6 घंटा सो रहे हैं, 8 घंटा सो जाओ, चलो 4 घंटा अभी भी मेरे पास है, अभी मेरे पास है 4 घंटा। उस 4 घंटे में 1 घंटा मोबाइल टाइम ले लो, क्योंकि तुम लोग सुनोगे तो नहीं, करना ही करना है। अभी भी 3 आवर्स हमारे पास है, अभी भी 3 आवर्स है। 3 आवर्स ऊपर नीचे समझ लो। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश 1 में 3 से 4 घंटा लगेगा,
सपोज इंग्लिश 2 में 3 से 3.5 घंटा लग गया, हिस्ट्री थोड़ा सा रह गया और थोड़ा सा पढ़ना है, ज्योग्राफी करके फिर हम आधा घंटा ज्योग्राफी पढ़ के हिस्ट्री करेंगे, तो वहाँ पे अपना टाइम वहीं पे डिवाइड किया। तो मतलब हमारे पास ये करने के बाद एक्स्ट्रा 3 आवर्स स्टिल लेफ्ट टू स्टडी। अब तुम लोगों को लग रहा है कि बहुत टाइम मिल रहा है, फील आ रही है? नहीं आ रही है अभी भी? या अभी भी ये लग रहा है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा? जब बैठो सोचो तो वी विल रियलाइज हमारे पास बहुत टाइम मिलता है हम लोग को, लेकिन हम लोग उस टाइम को यूटिलाइज नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि 3 घंटा गया कहाँ, पूरा दिन गया कहाँ। आपके स्कूल में आधा दिन हम लोग का निकल जाता है, इसलिए हम लोग के लिए प्रॉब्लम होती है कि टाइम नहीं कैलकुलेट हो पाता है। लेकिन यहाँ आपका स्कूल नहीं है, यहाँ आप ये टाइमिंग मेंटेन कर सकते हैं, समझना है? तो ये स्ट्रैटेजी इसीलिए बनाई जा रही है कि इन दिनों में किस टाइम में क्या पढ़ना है वो आपको अब समझना है। अब ये आपके ऊपर है कि वो 6 घंटा या 8 घंटा जो सोना है वो रात को सोना है या रात भर पढ़ के सुबह सोना है। इट्स अप टू यू। मेरी एडवाइस ये होगी, आई अग्री कि लोग बोलते हैं कि रात को पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है, आई कंप्लीटली अग्री, हम भी करते थे, आई अप्रिशिएट दिस, बट रात की नींद जो होती है वो दिन भर आपको नहीं है। तो रात भर अगर हमने पढ़ भी लिया ना और हम सोच रहे हैं कि दिन में 8 घंटा सो के फिर पढ़ लेंगे, तो ये भी नहीं होगा, वो 8 घंटे में भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी। तो इट्स बेटर, अगर आपको लेट नाइट स्टडी करना भी है तो मेक अ स्ट्रैटेजी कि 2 से 3 बजे तक रैप अप कर देंगे, उसके बाद गो टू स्लीप, वेक अप एट 9 AM और 10 AM, ब्रेकफास्ट करो अच्छे से, फिर स्टार्ट स्टडी। 3 घंटा पढ़ो, ब्रेक लो, नमाज पढ़ो, खाना खाओ, जो करना है करो, 1 घंटा उसी में चला जाएगा हम लोग का बेसिकली। समझ लो 3 घंटा जो हमने बोला ना वो इन्हीं सब चीज़ों में जाएगा। तो उसके बाद फिर 3 घंटा लेके बैठेंगे, फिर स्नैक्स करेंगे, खाना खाएंगे जो भी, फिर 3 घंटा लेके बैठेंगे, फिर कोई आ गया बगल से पकौड़ा लेके थोड़ा बैठ के खा लेंगे, उनसे बातें कर लेंगे, किसी का फ़ोन आ गया तो आधा घंटा उसमें चला गया, कोई सीरियल भी देखना है आज आधा घंटा, ठीक है? तो ऐसा भी हो गया, शॉपिंग भी करनी है ना, लिमिटेड में तो हो सकता है ये सब, इट्स नेचुरल। कोई गेस्ट ही आ गया, वैसे यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट किया सैटरडे संडे बीच में पड़ रहा है, अब संडे एकदम से मूड बदलो बाहर चले, कल एग्जाम है, पर सबने बोला तो क्या हुआ एग्जाम है, पूरा दिन पढ़ा हुआ, इंग्लिश है, 2 घंटे के लिए तो क्या जाएगा, हाँ ठीक है चलेगा, तो गया ना वहाँ पे 3 घंटा, तो एक्स्ट्रा 3 घंटा वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो तुम्हारा सेवियर 3 आवर्स है जो तुमको बैकअप के लिए रखना है अगर इन टाइम में कुछ और बीच में आ गया तो। और आपको एक चीज और बता दें, आप लोगों ने फेस कभी किया हो या नहीं किया, हमने किया है, एग्जाम टाइम में बहुत टाइम ऐसा होता है कि फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, दिस इज ट्रू, आई विश ऐसा नहीं हो, बट बाय चांस तो अपने आप को उस चीज के लिए भी तैयार रखो कि कुछ अगर ऐसा होता है तुम्हारे पास इतना टाइम हो कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, हमें अगर पूरा दिन भी देना पड़े तो हम दे सकते हैं, समझना? या तुमको कुछ हो गया, यू आर नॉट फीलिंग वेल, बुखार या समथिंग लाइक दैट, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम लोग बाकी पेपर्स भी कर ले। 28 को हमारा ज्योग्राफी हो गया, फरवरी इज ओवर, ठीक है? नाउ कम टू मार्च, ठीक है? तो मार्च में 1st, 2nd एंड 3rd, these 3 days are empty। 4th को हमारा फिजिक्स है। Now please don't tell me all of you कि हम लोग जिस दिन ज्योग्राफी कर रहे हैं उस टाइम फिजिक्स भी पढ़ ले, मैम थोड़ा सा ये गलती मत करना, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है और फिजिक्स के लिए आपके 3 दिन इनफ है। ये पूरे साल कुछ तो पढ़ा ही है हम लोग ने, अब जिसने नहीं भी पढ़ा, लेकिन 3 दिन इज इनफ, 3 days आर इनफ, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फॉर साइंस स्ट्रीम वी विल बी डूइंग हिंदी, सॉरी फिजिक्स, these 3 days, 1st, 2nd एंड 3rd, ठीक है? क्लियर है सबको? अच्छा, फॉर द इको पीपल, ये प्योर इकोनॉमिक्स वाले हैं, इनका 6th को है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा टाइम सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे 1 से लेके 5th तक, क्योंकि और कुछ पढ़ना ही नहीं है इसके बाद, कुछ है ही नहीं। लेकिन साइंस वालों के लिए क्या है कि उनका फर्स्ट 2-3 दिन जो है ये पूरा आपका फिजिक्स में जाएगा, फिजिक्स में जाएगा, ये फिजिक्स में जाएगा, और आपका जाएगा इको में, इको में, इको में, इको में, इको में, फिर इको आपका खत्म। लेकिन मेक योर टारगेट इको वाले स्पेशली कि 5th को आपको हल्का रखना है, 5th को प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेशर होगा तो 6th का पेपर खराब हो जाएगा।
आफ्टर फिजिक्स हमारे पास कितना टाइम मिल रहा है? 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने डेज हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेज फॉर केमिस्ट्री, मोर देन इनफ। लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री हम लोग को नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री के साथ हमें मैथ्स भी करना है, क्योंकि 11th के बाद 15 को मैथ्स है और 13, 14 समझ लो मैथ्स छूना भी नहीं है, सिर्फ गो थ्रू करना है फॉर्मूलाज और कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूलाज गो थ्रू करना है। जितनी भी प्रैक्टिस करनी है हम लोग इसके बाद करेंगे, फिर इसके बाद मतलब 5th से लेके 12th तक हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री और आपका 11th को हो जा रहा है तो 5th से लेके 12th तक हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। 13, 14 मेक श्योर के प्रैक्टिस नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू करना है। बल्कि आई विल एडवाइस यू कि 11th को ही लास्ट रखना प्रैक्टिस का, 12th, 13, 14 तीनों दिन जस्ट गो थ्रू करना। या ऐसा कर सकते हैं कि 11th को हम लोग एग्जाम देके आ रहे हैं, थोड़ा टायर्ड होंगे, केमिस्ट्री पेपर है तो उस दिन गो थ्रू कर लो। 12th को एक और पेपर, 2-4 पेपर और कर लेंगे। 13, 14 कोई पेपर नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग मैथ्स अपना गो थ्रू करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? साइंस वाले एवरीवन इज क्लियर? ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज आती है यहाँ पे कि मैथ्स के ठीक बाद हमारा बायो है। 13 का हमने बोला 13 को हमारा इको एप्लीकेशन है, तो इको वाला हम लोग को काफी टाइम है। हाँ, ह्यूमैनिटीज वालों का होम साइंस है तो आपके पास बहुत टाइम है, आपको सीधा कोई और सब्जेक्ट करना भी नहीं है क्योंकि आपका मैथ्स है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, अब साइंस वालों का आता है बायो, तो अब इसके बाद एक और चीज कर सकते हैं, ये जो हम लोग 13, 14 सिर्फ मैथ्स को गो थ्रू कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ बायो भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन मैथ्स कितना पढ़ेंगे, हम लोग भी एक दोस्त हो जाएंगे थोड़ा सा। तो हम लोग इसके साथ 13 को हम लोग ऐसा कर सकते हैं मैथ्स और बायो साथ में करें, 14 को भी मैथ्स और बायो साथ में करें, 15 को मैथ्स हो जाएगा तो बायो अपना शाम को कर सकते हैं, तो 16, 17 बायो करेंगे, 15, 16, 17 सिर्फ बायो करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज हम लोग भूल गए कि 20 को हिंदी में तो था, तो एड ऑन हो जाएगा यहाँ पे कि बायो के साथ अब हिंदी करेंगे। पहले बायो मैथ्स कर रहे थे, अब बायो हिंदी करेंगे। अब हिंदी भी तो बड़ा है हम लोग का, प्ले भी है, स्टोरी भी है, पोयम भी है, तो है ना, गेम चॉइसेस होती है। अच्छा, तुम लोग को कोई 2 बुक करनी है, एक ही हो गया अब एक हो गया तो और भी अच्छा है। हमारी दुनिया का हिंदी के लिए भी काफी है। नहीं, एक दिन काफी नहीं है। इसमें देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि पूरा दिन बायो पढ़ना भी एग्जॉस्टेबल हो जाएगा। ऐसा होगा कि आप नहीं पढ़ सकते तो बुक बंद करके रख देंगे और बायो एग्जाम हो जाएगा खराब। तो आई विल एडवाइस यू कि बायो और हिंदी साथ में पढ़ लो, थोड़ा बायो थोड़ा हिंदी, मतलब ऑब्वियसली 75% टाइम बायो में देंगे, 25% टाइम खाली अपना हिंदी में देंगे, क्योंकि हिंदी में स्कोर करना है, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 में हमें लेना है, तो हिंदी तो अच्छा करना ही करना है। अब बायो हो गया अपना खत्म, तो अब उसके बाद अपना हिंदी के लिए एक दिन मिल रहा है हम लोग को, काफी है अकॉर्डिंग टू, तो हम हिंदी कर लेंगे। ठीक है, लोग तो बहुत अच्छा। अब उसके बाद आता है ईवीएस, जो ईवीएस वाले हैं वो अपना यहाँ पे इको के बाद ईवीएस और हिंदी दोनों साथ में पढ़ेंगे। अब इतने दिन हिंदी थोड़े पढ़ेंगे, तुम लोग के लिए भी एडवाइस है कि फर्स्ट 2 डे रिलैक्सेशन पीरियड में चले जाओ, जैसे एग्जाम खत्म फिर बैक टू द बोर्ड कि हम लोग को हिंदी और ईवीएस साथ में करना है। साइंस वाले यहाँ फ्री हो जाएंगे, कॉमर्स वाले यहाँ फ्री हो जाएंगे, ह्यूमैनिटीज वाले अभी भी बाकी, क्योंकि वो ईवीएस लेकर गलती कर दी। नहीं मैम, कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स बाकी है। ओह, आई फॉरगॉट। मैं बोलोगे तो आप लोग ये तो और अच्छा है, हिंदी के बाद सिर्फ कॉमर्स पढ़े, साथ दे क्या करना है, कितना पढ़ेंगे कॉमर्स, मोड़ दे देना, मतलब आखिर में कॉमर्स वाले बेचारे कंसेशन देंगे, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज वाले फ्री हो गए, कॉमर्स वाले सिर्फ कॉमर्स पढ़ सकते हैं। मतलब ये सोचना है, मेन जो यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद यही था कि हम लोग का यहाँ पर तो चलो गैपिंग इतना अच्छा था कि स्टूडेंट खुद भी एनालाइज बना लेते कि कैसे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्योंकि बना ही दिया तुम लोग ने यहाँ पे बैठे बैठे। लेकिन स्टार्टिंग के जो 4 एग्जाम थे जो हम लोग को बेस्ट ऑफ 5 में लेना ही लेना है, उसकी अगर एनालाइज गलत हो गई तो मसला हो जाता। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलेंगे क्यों दिया है ज्योग्राफी इतना शुरू में, बीच में कहीं पे घुसा देता, अच्छा होता क्यों? इतना सब्जेक्टिव भी तो है बाद में, वो पहले गैप बहुत है ना,
क्या फिर तो लगी है बट वो क्लियर हो जाने से माइंड थोड़ा फ्रेश हो क्योंकि जाएगा। इसी तरह अपनी से प्रेशराइज करना, हाँ, जब तक नहीं होगा टेंशन रहेगा, हो गया खत्म। खत्म। अब अपना हम लोग का जो कोर सब्जेक्ट्स है कॉमर्स, इको, होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अब आप फोर्थ में फोकस करें। तो उसके लिए इतने अच्छे गैप्स हैं क्या तो पर डे एक सब्जेक्ट भी अगर हम लोग पढ़े अच्छे से तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। द पॉइंट इज दैट कि इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। तो साइंस वाले तो कहीं पर भी वेकेशन में नहीं जा सकते, मैम 20 के बाद जा सकते 20 में नहीं देके लेकिन उनका एग्जाम पहले खत्म हो रहा है, लेकिन उनका एग्जाम पहले खत्म हो रहा है तो वो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वालों से पहले घूमने जा सकते हैं। चले जाना डीला जाके रोजा खोल लेना, क्या मत कर। ठीक है, एवरीवन